हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से रिलेटेड एक टॉपिक जिसे हम स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड की संरचना के संबंध में इंफॉर्मेशन देंगे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला क्या होती है। स्टूडेंट्स, पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला को बताने से पहले उसके जो बेसिक यूनिट्स हैं उन यूनिट्स पे हमें ध्यान देना होगा। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लिक एसिड बताया था। ईजिली आपने ये जाना कि न्यूक्लिक एसिड की खोज फ्रेडरिक मिसर ने किया। पस के न्यूक्लियस से, पस के WBC के न्यूक्लियस से एक फास्फोरस रिच मटेरियल को डिस्कवर किया गया, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लिन, एंड देन अल्टमैन कॉल्ड देम न्यूक्लिक एसिड। नाउ न्यूक्लिक एसिड किससे बने होते हैं इस पे बात कर लिया जाए तो न्यूक्लिक एसिड की जो यूनिट्स होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं, या आप कहेंगे कि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं, यानी पॉलीमर होते हैं, बहुलक होते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा इंटरकनेक्ट होते जाते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मिल जाती है, और यही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एज DNA हो सकता है या RNA होता है। तो आज हम आपके साथ एक इसी टॉपिक से रिलेटेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड से ही संबंधित स्ट्रक्चर पर डिस्कस करते हैं, ध्यान देंगे। न्यूक्लियोटाइड को बताने से पहले आप ये जानोगे कि न्यूक्लियोसाइड क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड को आप जानोगे कि न्यूक्लियोसाइड का निर्माण दो कार्बनिक पदार्थों से होता है। फर्स्ट, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। जब पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस आपस में इंटरकनेक्ट होंगे तो वो कंपाउंड जो बनेगा वो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, और जब न्यूक्लियोटाइड का निर्माण होगा तो न्यूक्लियोटाइड में पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फास्फोरिक एसिड जुड़ जाएगा। जब पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होते हैं तो एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण हो जाता है। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड तीन बेसिक फंडामेंटल कंपोनेंट से मिलकर बनते हैं, और वो तीनों कंपाउंड हैं पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फास्फोरिक एसिड लिंक्ड टुगेदर एंड फॉर्म न्यूक्लियोटाइड। नाउ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, दैट इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। अब स्टूडेंट ये जानोगे कि हम ये जो न्यूक्लियोटाइड पे डिस्कस कर रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, और आपका जो न्यूक्लिक एसिड है वो एज अ DNA हो सकता है या RNA हो सकता है। DNA हो सकता है या RNA हो सकता है, अर्थात न्यूक्लिक एसिड दो रूपों में पाया जाता है, और न्यूक्लिक एसिड की निर्माणकारी इकाइयां जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड हैं। इसलिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ही किसी भी न्यूक्लिक एसिड का निर्माण करती हैं। वो डिपेंड करता है कि RNA होगा कि DNA होगा, वो डिपेंड करता है उनके कंपोनेंट्स पे कि उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट, कौन सा शुगर है, या कौन सा उसमें नाइट्रोजनस बेस थाइमिन है या यूरेसिल है। तो इस पे हम डिस्कस करते हैं आपके साथ। सबसे पहले आप ये जानोगे कि पेंटोज शुगर क्या होता है। तो आप जानोगे बेटा कि पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली शर्कराएं होती हैं, और उन 5 कार्बन वाली शर्कराओं को दो भागों में बांटा गया है। पेंटोज शुगर आर 2 टाइप्स, वन राइबोज शुगर एंड अदर इज डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज शुगर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H10O5। अब इस पेंटोज शुगर का यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूला मैंने मेंटेन किया है, जिसे आप देखेंगे, फोकस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें 5 कार्बन है, और 5 कार्बन के साथ
कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन है, और सेकंड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और थर्ड कार्बन पे भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अर्थात ये एक स्पेसिफिक फीचर है राइबोज शुगर का। आगे अगर आप देखते हैं डीऑक्सीराइबोज शुगर, जो पेंटोज शुगर का दूसरा फॉर्म है। डीऑक्सीराइबोज शुगर में दूसरे कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता, इसलिए इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H10O4 होता है, अर्थात इसमें एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे दूसरे कार्बन पे हाइड्रोजन के साथ नहीं लगा है, अर्थात इसमें एक OH ग्रुप नहीं होता। सेकंड कार्बन पर OH हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता, दैट इज ए डीऑक्सी। डी मीन्स होता है अब्सेंट, अर्थात एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब्सेंट है, और वो अब्सेंट कहाँ पे है? सेकंड कार्बन पे। इसे हमें बहुत याद रखना होगा, ये हमारे दिमाग में सेटअप हो जाना चाहिए कि सेकंड कार्बन पर ही एक हाइड्रोक्सिल समूह नहीं होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर पे। तो हमने देखा कि दो टाइप के पेंटोज शुगर हैं, राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। अब यहीं पे आप जान लोगे कि राइबोज शुगर प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर और डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होता है डीएनए के अंदर। ये आपको इंफॉर्मेशन मिल गया और इजी वे में आपको आरएनए और डीएनए में एक डिफरेंस मिल गया कि डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट इन डीएनए एंड राइबोज शुगर प्रेजेंट इन आरएनए। नाउ नेक्स्ट, फास्फोरिक एसिड H3PO4, स्ट्रक्चरल फार्मूला आप देख रहे हैं, फॉस्फेट से 3 हाइड्रोक्सिल समूह जुड़े हुए हैं यहाँ पे और एक कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चरल फार्मूला है और साथ ही फास्फोरिक एसिड का भी स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे मेंटेन किया गया है। नाउ अब डिस्कस करते हैं हम नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनी क्षार क्या होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना कि न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस जो है वो कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले आप जानोगे कि नाइट्रोजनस बेस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट प्यूरीन, प्यूरीन में एडेनिन एंड ग्वाइनिन होते हैं। प्यूरीन नाइट्रोजनस बेस में 2 बेस पाए जाते हैं, एक का नाम एडेनिन है, दूसरे का नाम ग्वाइनिन है, जिसका आपने स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे मेंटेन किया है। जो प्यूरीन बेस एडेनिन और ग्वाइनिन है, इसमें 9 एटम होते हैं, जिनको हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर में मैंने मेंशन किया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें 9 एटम है, डबल रिंग है और इसका साइज जो है वो लार्ज है, डबल रिंग है, साइज लार्ज है और इसका स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है और ये 9 एटम से मिलकर बना हुआ है। जो एडेनिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला यहाँ पे मेंटेन किया गया है और ग्वाइनिन का स्ट्रक्चरल फार्मूला आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये प्यूरीन में 2 बेस हो गए, एडेनिन एंड ग्वाइनिन। नाउ पायरिमिडीन, पायरिमिडीन में 3 बेस होते हैं, साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन। अब आप देखते हैं कि साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन 3 बेस पायरिमिडीन नाइट्रोजनस बेस में शामिल किए गए हैं। इन तीनों नाइट्रोजनस बेसेस का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। इन साइटोसिन, यूरेसिल एंड थाइमिन नाइट्रोजनस बेस का अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो सभी के सभी में 6 एटम शामिल हैं, 1 2 3 4 5 6। अब आप इसके स्ट्रक्चर फार्मूले को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 6 एटम मिलेंगे, 6 परमाणु इसमें हैं और इनका साइज छोटा है और ये सिंगल रिंग वाले नाइट्रोजनस बेस होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको प्यूरीन एंड पायरिमिडीन में एक डिफरेंस मिल गया कि प्यूरीन में 9 एटम होते हैं, पायरिमिडीन में 6 एटम होते हैं। प्यूरीन बेस लार्ज साइज के होते हैं, पायरिमिडीन बेस स्मॉल साइज के होते हैं। प्यूरीन बेस डबल रिंग वाले होते हैं और पायरिमिडीन बेस सिंगल रिंग वाले होते हैं, जिनका हमने यहाँ पे स्ट्रक्चरल फार्मूले के हिसाब से देख लिया। अब बात की जाती है कि न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा। हमने सिंपली आपको बताया कि पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जब आपस में जुड़ेंगे तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा। कैसे जुड़ेंगे अब आप देखते हैं। यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, ये हमारा
पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है। पेंटोज शुगर के स्ट्रक्चर से आप देखते हैं कि जब फर्स्ट कार्बन के, ध्यान देंगे, जब फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से, हाइड्रोक्सिल ग्रुप से नाइट्रोजनस बेस का 9वां परमाणु अर्थात 9वां नाइट्रोजन जुड़ेगा एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के द्वारा। ध्यान देंगे, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड मींस नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बिकॉज ये आप देखेंगे यहाँ पे ये जो प्यूरिन बेस है जिसको हमने स्ट्रक्चर फार्मूले से मेंटेन किया, ये हमारा प्यूरिन बेस सपोज एडेनिन है बेटा, सपोज ये एडेनिन है, तो एडेनिन के 9वें नंबर के एटम से जो नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन से डीऑक्सीराइबोज शुगर का या आप कहोगे पेंटोज शुगर का फर्स्ट कार्बन का हाइड्रोक्सिल समूह अर्थात फर्स्ट समूह का हाइड्रोक्सिल समूह OH से N के बीच जो बॉन्ड बना वो नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, तो जो कंपाउंड हमें मिला वो न्यूक्लियोसाइड मिला। अर्थात न्यूक्लियोसाइड के निर्माण में पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो याद रखना है आपको, N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। अब सपोज ये कौन सा न्यूक्लियोसाइड होगा, ये डिपेंड करता है इस पेंटोज शुगर पे। अगर इसमें पेंटोज शुगर राइबोज है तो ये डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। सपोज ये डीऑक्सीराइबोज है तो ये बनाएगा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, और अगर ये आरएनए के लिए राइबोज शुगर होगा तो ये बनाएगा राइबो न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बेटा दो तरीके के हमें मिल रहे हैं, एक राइबो न्यूक्लियोटाइड और एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ये डिपेंड करता है कि कौन सा यहाँ पे शुगर होगा। अब देखते हैं पेंटोज शुगर का 5वां कार्बन देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन। फिफ्थ कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अगर फास्फोरिक एसिड फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। अब आप देखेंगे फास्फोरिक एसिड और कार्बन के बीच अर्थात फास्फोरिक एसिड और डीऑक्सीराइबोज शुगर या पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन के बीच फास्फोरिक एसिड की लिंकेज फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा होता है। फास्फोएस्टर बॉन्ड दैट कनेक्ट द फास्फोरिक एसिड टू पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर को फास्फोरिक एसिड से जोड़ने के लिए 5वें कार्बन से फास्फोरिक एसिड फास्फोएस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है, और जब फास्फोएस्टर के बॉन्ड के द्वारा जुड़ गया तो जो हमें कंपाउंड मिला, जो हमें मटेरियल मिला वो न्यूक्लियोटाइड के रूप में मिला। तो आप देखें कि न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 मटेरियल है। फर्स्ट डीऑक्सीराइबोज या राइबोज शुगर होगा, डीऑक्सीराइबोज होगा तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड बनेगा, और इनके बीच जो कनेक्शन हुआ फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस के बीच N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना, और दूसरा जो पेंटोज शुगर है, इस पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन और फास्फोरिक एसिड के बीच में फास्फोएस्टर बॉन्ड बना। तो इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड के बनने में दोनों साइड बॉन्ड बन रहे हैं। एक साइड बॉन्ड बन रहा है फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजनस बेस को कनेक्ट करने के लिए, और 5वें कार्बन से फास्फोरिक एसिड को कनेक्ट करने के लिए बॉन्ड बन रहा है। इस प्रकार एक न्यूक्लियोटाइड बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड हमारा डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होगा या राइबो न्यूक्लियोटाइड होगा। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड है या राइबो न्यूक्लियोटाइड है।
राइबोन्यूक्लियोटाइड है, ये डिपेंड करता है शुगर पर। अगर यहाँ शुगर डीऑक्सी राइबोज है और यहाँ राइबोन्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होगा वो राइबोज होगा। अब जब न्यूक्लियोसाइड बनता है बेटा, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ेगा, अब नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनिन है तो एडिनोसिन बनेगा, नाइट्रोजनस बेस अगर ग्वानिन है तो ग्वानोसिन बनेगा, और नाइट्रोजनस बेस अगर साइटोसिन है तो साइटिडीन बनेगा, और अगर नाइट्रोजनस बेस यूरेसिल है तो यूरिडीन बनेगा, और अगर नाइट्रोजनस बेस थाइमिन है तो थाइमिडीन बनेगा। तो आपने देखा कि 5 टाइप के नाइट्रोजनस बेस हैं, जिससे 5 तरीके के न्यूक्लियोसाइड यहाँ पे मेंटेन हो सकते हैं: एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन एंड थाइमिडीन। ये अब आगे देखते हैं। अब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एंड राइबोन्यूक्लियोटाइड, आगे इसको फर्दर हम देखते हैं कि अब न्यूक्लियोटाइड से पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेंगे, इसको समझना है। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनने के लिए देखें, ये पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से फास्फोरिक एसिड यहाँ कनेक्ट हो रहा है, और नीचे तीसरे कार्बन से, अब आपको यहाँ समझना होगा, तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तीसरे कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से फास्फोरिक एसिड कनेक्ट हो रहा है, और नीचे की तरफ वो पेंटोज शुगर के 5वें कार्बन से कनेक्ट हो रहा है। अर्थात ये स्ट्रक्चर 3 कार्बन से 5 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में लिंकेज हो रहा है, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहे हैं, एक पेंटोज शुगर और दूसरे पेंटोज शुगर के बीच में जो फास्फोरिक एसिड 3 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप और 5 कार्बन के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच जो बॉन्ड बनता है बेटा, ये आप बॉन्ड कहोगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। एक आप समझोगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा तो उसके बीच फास्फोएस्टर बॉन्ड बनेगा, लेकिन 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ेंगे तो उनके बीच फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड होगा। और ये फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑलवेज याद रखोगे आप, 3 कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से 5 कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह के बीच ये लिंकेज होगा, और 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो रहा है तो आप कहोगे फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। डाई मीन्स 2, 2 न्यूक्लियोटाइड के बीच में बनने वाला बॉन्ड। ध्यान रखना है कि 3 कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह से 5वें कार्बन के हाइड्रोक्सिल समूह के बीच में ये बॉन्डिंग होती है। इस प्रकार फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बन गया। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड 2 के बीच में बना। अब तीसरा न्यूक्लियोटाइड इसी क्रम में जुड़ेगा, चौथा जुड़ेगा। इस प्रकार जब अनेक न्यूक्लियोटाइड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के द्वारा एक दूसरे से क्रमशः जुड़ते चले जाते हैं तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्राप्त होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन प्राप्त होता है। अब ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की है कि राइबोन्यूक्लियोटाइड की है, इसे पहचानने के लिए आप देखोगे कि जब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन में थाइमिन बेस मौजूद होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, थाइमिन बेस होगा तो वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होगा, बिकॉज थाइमिन ओनली डीएनए में प्रेजेंट होता है। और अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन होगी तो यहां पे राइबोज शुगर के साथ यूरेसिल होगा और थाइमिन नहीं होगा। थाइमिन डीएनए में होगा और यूरेसिल आरएनए में होगा। इस प्रकार डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की जो चेन बनेगी उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा और थाइमिन होगा, और अगर राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन बनेगी तो उसमें राइबोज होगा और यूरेसिल होगा, थाइमिन एब्सेंट होगा। तो 2 तरीके से हमें डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड और राइबोन्यूक्लियोटाइड की चेन मिलती हैं, और इनका बहुलीकरण होता है तो हमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड मिलता है, वो एज डीएनए या आरएनए होता है। अब दूसरी चीज आप यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो ये आरएनए का मॉलिक्यूल है,
आरएनए के मॉलिक्यूल में आप देखेंगे कि यहां पे जो इस सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पर आरएनए के सेकंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के कारण आरएनए मोर रिएक्टिव हो जाता है, आरएनए अत्यधिक क्रियाशील हो जाता है, जिससे इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी अस्थायित्व कम हो जाता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेकंड कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप के प्रेजेंट होने के कारण इसकी रिएक्टिव स्टेबिलिटी कम हो जाती है और ये आरएनए मोर स्टेबल हो जाता है, आरएनए मोर रिएक्टिव हो जाता है, आरएनए अधिक क्रियाशील हो जाता है, जिसके कारण उसकी अस्थायित्व कम हो जाता है। इसलिए आरएनए अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है इन कंपेयर टू डीएनए। डीएनए मोर स्टेबल होता है, डीएनए इज मोर स्टेबल इन कंपेयर टू आरएनए बिकॉज सेकंड कार्बन पर अतिरिक्त हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण ये अधिक रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए इसका अस्थायित्व कम हो जाता है। इसलिए डीएनए को आनुवांशिक पदार्थ कहा जाता है और आरएनए को आनुवांशिक सूचनाओं का मैसेंजर कहा जाता है, ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन साइंथेसिस, और डीएनए एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज के इस वीडियो में मैंने आपको मेनली न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड को बताया है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के जुड़ने से बनते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड ही न्यूक्लिक एसिड होता है। वो डीएनए के रूप में हो सकता है, आरएनए के रूप में हो सकता है, ये डिपेंड करता है पेंटोज शुगर पर। डीऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट है और थाइमिन प्रेजेंट है तो वो एज अ डीएनए होगा, और पेंटोज शुगर राइबोज है और नाइट्रोजनस बेस थाइमिन के स्थान पे यूरेसिल है तो वो एज आरएनए होगा, और आरएनए अनस्टेबल होता है, मोर रिएक्टिव होता है, इसलिए वो जेनेटिक मटेरियल के रूप में काम नहीं करता। कुछ वायरसों को छोड़ करके डीएनए आनुवांशिक पदार्थ एज अ जेनेटिक मटेरियल वर्क करता है बिकॉज ये मोर स्टेबल होता है। इस प्रकार आपने न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बारे में आज जाना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो के द्वारा जो लेक्चर दिया गया ये आपको लाभ पहुंचाएगा और आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम में और साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। ओके, थैंक्स टू ऑल।